तो आज का वीडियो होगा कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब तो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग कॉजेटिव वर्ब के बारे में इसमें गेट और मेक के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो गेट और मेक का यूज़ तो और भी डिफरेंट है, लेकिन आज मैं कॉजेटिव के बारे में चर्चा करता हूँ, सिर्फ कॉजेटिव वर्ब, जो कि किसी न किसी काउज़ को दर्शाने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो उसमें गेट और मेक का क्या यूज़ है, वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। मैं हूं नरोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 991। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है? तो कॉजेटिव वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि किसी से कराता है ना, करवाता है, तब हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इसको देख रहे होंगे, कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट काम को नहीं करता है बल्कि किसी के माध्यम से करवाता है, तो उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है? तो कॉजेटिव वर्ब में जैसे नॉर्मल सेंटेंस हम कहें तो जैसे मैं एक पत्र लिखा। ठीक है? मैंने एक पत्र लिखा। तो इसमें पत्र लिखने का काम कौन किया? मैंने। यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी ने पत्र लिखने का भी काम किया। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। ठीक है? लेकिन जब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैंने एक पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाया, लिखा किसने? प्रेजेंट नहीं है इसमें। ओके? तो ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का मैंने, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, किसी और से लिखवाया है। तो काम कोई और करने वाला है, इसीलिए इसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि लिखने का कारण कोई और बना है। ठीक है? तो ये कॉजेटिव वर्ब हो गया। कॉजेटिव वर्ब इसी में प्रयोग होते हैं। जैसे कहता हूँ कि मैं हंसता हूँ। ओके? तो हंसने का काम कौन करता हूँ? मैं ही हंसता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं उसे हंसाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट तो मैं हूँ, लेकिन हंसता नहीं हूँ मैं, हँसाता हूँ, यानी कि हँसने वाला कोई और है। ठीक है? तो ये कॉजेटिव सेंटेंस हो गए। ठीक है? मैं घर बनाता हूँ। मैं घर बनाता हूँ, जैसे मेरे पास घर नहीं है, ईंट पत्थर जोड़ के मैं खुद बनाता हूँ। तो घर बनाने वाला मैं, तो मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मैं ही काम करता हूँ, तो ये कॉजेटिव नहीं होगा। ओके? लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं घर बनवाता हूँ, घर मेरा होगा लेकिन बना कौन रहा है? कोई और बना रहा है, इसको मैं नहीं बना रहा। ये सब्जेक्ट जो है इस काम को नहीं कर रहा है, तो ये कॉजेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है? तो अब पॉजिटिव सेंटेंस में हम दो तरह का वर्ब यूज करते हैं, मेक और गेट को। ठीक है? तो गेट का प्रयोग और मेक के प्रयोग को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता था कि कहाँ पे मेक का प्रयोग करूं और कहाँ पे गेट का प्रयोग करूं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके इस सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा कि आप कहाँ मेक का प्रयोग करोगे और कैसे करोगे, और कहाँ गेट का प्रयोग करोगे और कैसे करोगे। ठीक है? तो सिंपली देखो, मेक का प्रयोग जो है लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक? जैसे किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति के लिए, लिविंग थिंग के लिए मेक का प्रयोग करेंगे, और गेट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे। ठीक? जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें हंसा दूंगा। ठीक है? तो मैं तुम्हें हंसा दूंगा, तो तुम्हें हंसा दूंगा तो तुम हंसोगे कैसे? मेरे कारण से। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन दो व्यक्ति है, मैं तुम्हें हंसा दूंगा, तो दोनों व्यक्ति है, तो यहाँ पे मेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और जैसे कहते हैं कि रानी मुझे रुलाती है, तो रानी मुझे रुलाती है, रानी भी एक व्यक्ति है और मैं भी एक व्यक्ति हूँ, तो दोनों व्यक्ति है, तो ऐसे केस में हम लोग मेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और जैसे कहते हैं कि मैं सड़क बनवाता हूँ। ठीक है? तो अब इसमें सड़क, मैं और सड़क, मैं तो व्यक्ति हूँ लेकिन सड़क व्यक्ति नहीं है, इसलिए सड़क क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे मैं गेट का प्रयोग करूंगा। ठीक है? तो चलिए एक एक करके दोनों का यूज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए अब हम लोग यूज देखते हैं मेक का और गेट का। तो सबसे पहले गेट का यूज देखते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कॉजेटिव वर्ब के रूप में जब भी गेट का प्रयोग होगा, गेट का, तो गेट के तुरंत बाद जो है वो एक ऑब्जेक्ट आएगा। ओके? और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब के तीसरे फॉर्म को। ठीक है? वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होगा गेट के ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक? जैसे आप नीचे देख भी रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और हर एक टेंस में आप इसको घुसा सकते हैं। हर एक टेंस में बिठा बिठा करके आप इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर एक टेंस में इसको डाल के आपको दिखाऊं, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, इजीली आप बना लें। ठीक है?
तो एक-एक करके सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, रीमा कहानी लिखवाती है। तो रीमा गेट्स द लेट स्टोरी रिटन, ओके? रीमा गेट्स द स्टोरी रिटन। तो यहाँ पर मैं लिखवाती है, ये सिंपल प्रेजेंट की एक्शन है और यहाँ पर मैं हमने इंग्लिश में भी वही बनाया, V5 है ये। गेट्स, गेट का तीसरा फॉर्म गेट्स आ गया और आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर मैं वर्ब का तीसरा रूप। तो हम इस तरह से बनाते हैं, रीमा गेट्स द स्टोरी रिटन, ओके? जैसे हम कहेंगे कि मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, तो आई गेट अ लेटर रिटन, है ना? मैं एक घर बनवाता हूँ, तो आई गेट अ हाउस बिल्ड, इस तरह से। अब इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो रीमा कहानी लिखवा रही है, तो रीमा इज गेटिंग द स्टोरी रिटन, ओके? तो यहाँ पर मैं गेट का गेटिंग हो गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया और V3, ठीक है? जो कि गेट फॉर्म के साथ आता ही है, ऑब्जेक्ट प्लस V3, मैंने पहले ही बताया। तो जितने भी गेट का प्रयोग करेंगे हम जितने भी सेंटेंस में, कॉजेटिव सेंटेंस में, तो उसमें V3 ऑब्जेक्ट के बाद आना ही है। अगर नहीं आया है तो वो गलत होगा, ठीक है? अब जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं नेक्स्ट सेंटेंस है, रीमा कहानी लिखवा चुकी है। तो रीमा हैज गॉट द स्टोरी रिटन। हैज के बाद V3 लगता है, तो गेट का थर्ड फॉर्म ये है। और गेट जब भी आता है तो अपने ऑब्जेक्ट के बाद फिर V3 लेता है, तो यहाँ पर मैं भी ये V3 ले चुका है, रिटन, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, रीमा कहानी लिखवा ली। लिखवा ली मतलब लिखवाई, यानी कि पास्ट सिंपल। तो रीमा गॉट द स्टोरी रिटन, ओके? रीमा कहानी लिखवा रही थी, तो रीमा वाज गेटिंग द स्टोरी रिटन, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में ये सेंटेंस जारी था, काम जारी था। तो रीमा वाज गेटिंग द स्टोरी रिटन, खुद नहीं लिख रही थी, लिखवा रही थी, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसको गेट फॉर्म में बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं इस पर में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं, रीमा कहानी लिखवा चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रीमा हैड, यहाँ पर मैं हैज के बदले हम लोग क्या करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैं हैड लगा देंगे, रीमा हैड गॉट द स्टोरी रिटन, ओके? इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, रीमा हैड गॉट द स्टोरी रिटन। नेक्स्ट है, रीमा कहानी लिखवा लेगी। तो रीमा विल गेट द स्टोरी रिटन, क्योंकि लेगी तो फ्यूचर में गया, तो रीमा के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। वैसे भी स्पोकन में हर एक के साथ सिर्फ विल का ही प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग अब नहीं के बराबर होता है, लेकिन ग्रामर में अभी भी सेल का प्रयोग ही करते हैं, जिसके साथ सेल लगना हो उसके साथ, ओके? तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीमा कहानी लिखवा सकती है। यह भी सेंटेंस हो सकता है कि मैं यह घर बनवा सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल रिपेयर कर सकता हूँ, या कुछ भी, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो उसको भी हम ऐसे बनाएंगे, रीमा कैन गेट द स्टोरी रिटन, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, रीमा को एक कहानी लिखवा लेना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको एक पत्र लिखवा लेना चाहिए, या फिर आपको एक कुर्ता सिलवा लेना चाहिए, या आपको एक गाड़ी खरीदवा लेना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम लोग गेट से ही बनाते हैं। तो जैसे रीमा शुड गेट द स्टोरी रिटन, रीमा शुड गेट द स्टोरी रिटन। तो होप कि आपको ये गेट का फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको उस पे उस वे भी क्लियर करा दूंगा। और चलिए अब हम लोग मेक के फॉर्म को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं मेक के फॉर्म को। हमने ऊपर में ही चर्चा किया था कि मेक का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो दो व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्ट चेंज है कि मेक जब प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तो इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ओके? ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। आप स्पोकन में अगर नहीं डालें तो भी चल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V1 ही आएगा। V1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, टू भी नहीं लगा सकते हैं। अगर हम चाहें कि यहाँ पे टू लगा दें, 2 + V1, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, बस इतना ही प्रयोग होता है। और इससे दो व्यक्तियों का बोध होता है, जिससे कि व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि किसी से कोई काम करवाता है, इसके लिए, ओके? तो चलिए एक-एक एग्जांपल से हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सीमा मुझे रुलाती है। अब मैं रोता नहीं हूँ, मेरे रोने का कारण कौन है? सीमा। सीमा मुझे रुलाती है, तो सीमा मेरे रोने का कारण है, तो इसीलिए इसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कारण बनता है। तो जैसे सीमा मेक्स मी वीप, ओके? तो यहाँ पर में मेक्स आया है और यहाँ पर में वीप आया। अगर हम यहाँ पे कहते सीमा मेक्स मी टू वीप, ओके? अगर हम यहाँ पर में टू लगा देते तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो जाता, इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? सिर्फ सीमा मेक्स मी वीप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
सीमा मुझे रुला रही है। इसमें भी मैंने हर एक सेंटेंस पे बिठा करके बनाने का कोशिश किया है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सीमा इज़ मेकिंग मी वीप, मेक का मेकिंग हो जाएगा, जैसे V4 लगाते थे उसमें वो लगा देंगे और फिर इसके बाद V1 ही आएगा, तो सीमा मेकिंग मी वीप, सीमा इज़ मेकिंग मी वीप, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीमा मुझे रुला चुकी है, तो सीमा हैज़ मेड मी वीप। हैज़ के बाद V3 आता है, इसीलिए ये मेड हो गया, और मेक या मेड या कुछ किसी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद V1 ही आना है, तो वीप होगा। तो सीमा हैज़ मेड मी वीप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सीमा मुझे रुलाती थी, तो फिर ये रुलाती थी सिंपल पास्ट में गया, तो इसमें सिर्फ V2 आएगा, तो सीमा मेड। ठीक है, मेड V2 है, तो सीमा मेड मी वीप, सीमा मुझे रुलाई या रुलाती थी, हम ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है सीमा मुझे रुला रही है, तो सीमा रुला रही थी, सॉरी, तो सीमा वाज मेकिंग मी वीप। तो यहाँ पर मैं वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा है ये सारे सेंटेंसेस जैसे मैं बता रहा हूँ, और अगर आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि मुझे कुछ लाइक से मिलता नहीं है बल्कि मोटिवेशन बनता है एक, कि चलो मैं अच्छा काम किया तो और भी करूँगा, तो इसीलिए लाइक कर ही देना। तो इस पे कुछ और सेंटेंसेस मैं देखता हूँ, चलिए नीचे देखते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं सिक्स्थ, सीमा मुझे रुला चुकी थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में गया है, तो सीमा हैड मेड मी वीप, नो प्रॉब्लम, एकदम आसान है। सीमा मुझे समझाएगी, अब ये थोड़ा भारी है ना? नहीं, ये भी बिल्कुल आसान है, जैसे सीमा मेड मी अंडरस्टैंड, सीमा मुझे समझाएगी, सीमा विल मेड मी अंडरस्टैंड, है ना? ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है ना? लेकिन ये सेंटेंस गलत है। अभी आप कहेंगे क्यों गलत है? तो ध्यान रखेंगे कि शैल या विल के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैं हम मेड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ मेड के बदले हमको क्या करना पड़ेगा? मेक। ठीक है, यहाँ मेड के बदले हम मेक का प्रयोग करेंगे, ओके? मेक का प्रयोग करने से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमा को मुझे समझाना चाहिए, सीमा को मुझे समझाना चाहिए, तो सीमा शुड मेक मी अंडरस्टैंड, ओके? सीमा शुड मेक मी अंडरस्टैंड। अभी समझाने के लिए वर्ड नहीं है तो आप मेक अंडरस्टैंड का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, क्योंकि समझना का अंडरस्टैंड होता है, समझाना का नहीं। तो समझाने के लिए हम लोग इनकलकेट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग? इनकलकेट का प्रयोग, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें खुश करूंगा, तो आई विल मेक यू हैप्पी, ओके? आई विल मेक यू हैप्पी, इस तरह से बनाते हैं। और नेक्स्ट है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो आई विल मेक यू लाफ। तो होप कि आपको मेक और गेट के डिफरेंस का पता चला होगा और इसके यूज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।